स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर नजर डाल रहे हैं जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत और हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बमबारी। बिल्कुल। हमारे पास विकिपीडिया लेख के कुछ हिस्से हैं जिनसे हम इस घटना की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। मकसद यही है कि इन स्रोतों से समझें कि ये सब हुआ कैसे, इसका असर क्या हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या थी। हाँ, 6 और 9 अगस्त 1945 अमेरिका ने जापान के इन दो शहरों पर परमाणु बम गिराए और अंदाजन 1.5 लाख से 2.5 लाख लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। और ये आज तक परमाणु हथियारों का इकलौता युद्धकालीन इस्तेमाल है। तो चलिए इस बेहद संजीदा विषय को जरा गहराई से देखते हैं। हाँ, तो बात है 1945 की। प्रशांत महासागर में लड़ाई चौथे साल में थी। मित्र देश मतलब एलाइज वो बढ़त तो बना रहे थे, पर भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। हाँ, जैसे ओकिनावा की लड़ाई में देखा गया, बहुत नुकसान हुआ था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जापान की हालत बहुत पतली थी। अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी थी, जरूरी चीजों की भारी कमी और लोग भूखमरी के कगार पर थे। और इसी माहौल में मित्र देश जापान पर सीधे हमले की भी सोच रहे थे, ऑपरेशन डाउनफॉल। हाँ, ऑपरेशन डाउनफॉल। और डर ये था कि इसमें लाखों जाने जा सकती हैं, दोनों ही तरफ से। ये भी ध्यान रखना होगा कि इससे पहले भी जापान पर भयानक बमबारी हो रही थी, पारंपरिक बमों से, आग लगाने वाले बमों से। हाँ, टोक्यो की फायर बॉम्बिंग एक मिसाल है, वो भी बहुत विनाशकारी थी। तो इसी सब के बीच अमेरिका का वो सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। बिल्कुल, मैनहट्टन प्रोजेक्ट बेहद गोपनीय। और इसी प्रोजेक्ट ने 2 तरह के परमाणु बम बनाए। अच्छा, 2 अलग तरह के? हाँ, एक यूरेनियम वाला जिसे लिटिल बॉय नाम दिया गया, और दूसरा प्लूटोनियम वाला फैट मैन। और इन्हें गिराने के लिए भी खास तैयारी थी। हाँ, खास तौर पर तैयार किए गए B-29 बम वर्षक विमान थे, सिल्वर प्लेट कहलाते थे, और इन्हें उड़ाने वाला था 509th कंपोजिट ग्रुप। फिर आई वो पोट्सडैम घोषणा 26 जुलाई 1945 को, जिसमें जापान से बिना शर्त सरेंडर करने को कहा गया। और जापान ने उसे नजरअंदाज कर दिया, जिसे अक्सर मोकुसात्सु कहते हैं, मतलब खामोशी से नजरअंदाज करना। तो क्या अमेरिकी नजरिए से इसे सीधा इनकार माना गया? हाँ, स्रोत यही बताते हैं कि इसे इनकार ही समझा गया, और इसके बाद लक्ष्य चुनने की प्रक्रिया तेज हुई। कौन कौन से शहर थे लिस्ट में? हिरोशिमा, कोकोरा, निगाटा और नागासाकी, इनके फौजी और औद्योगिक महत्व को देखते हुए। और क्योटो, वो भी था शायद पहले? हाँ, क्योटो भी था, पर उसके सांस्कृतिक महत्व की वजह से युद्ध सचिव हेनरी स्टिम्सन के कहने पर उसे हटा दिया गया। चलिए, तो 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर आते हैं। क्या खासियत थी इस शहर की? ये सिर्फ आबादी का केंद्र नहीं था, बल्कि दक्षिणी जापान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार 2nd जनरल आर्मी का हेडक्वार्टर था, और एक बड़ा औद्योगिक और सप्लाई सेंटर भी था। आबादी भी काफी थी। हाँ, करीब 3.5 लाख लोग वहां रहते थे। और फिर एनोला गे नाम के B-29 ने लिटिल बॉय गिराया। हाँ, निशाना वैसे आईओई ब्रिज था, पर बम थोड़ा सा चूप पर शिमा क्लिनिक के ऊपर फटा। और उसके फौरन बाद? उसके बाद जो हुआ वो खौफनाक था। एक तेज रोशनी और भयानक धमाका, जिसे वहां के लोगों ने पिकाडॉन कहा। पिकाडॉन, रोशनी और धमाका। हाँ। करीब 1.5 किलोमीटर से ज्यादा के दायरे में सब कुछ मलबे में बदल गया। भयानक आग फैली, मतलब फायर स्टॉर्म, और शहर का पूरा मेडिकल सिस्टम एक झटके में खत्म हो गया। ओह। और वो काली बारिश का भी जिक्र आता है। हाँ, काली रेडियोधर्मी बारिश भी हुई। आंकड़े क्या कहते हैं मौतों के बारे में? अंदाजा है कि 1945 के आखिर तक हिरोशिमा में 90,000 से 1,66,000 मौतें हुईं, और इनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। सेना को भी भारी नुकसान हुआ। ये तो बहुत ही भयानक है। अच्छा, हिरोशिमा के बाद और नागासाकी से पहले क्या हुआ 7 से 9 अगस्त के बीच? हाँ, 2 बड़ी बातें हुई। एक तो सोवियत संघ ने जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और मंचूरिया पर हमला बोल दिया। ये भी एक बड़ा फैक्टर था, बिल्कुल। और दूसरी तरफ जापान की सरकार में इस बात पर जबरदस्त बहस चल रही थी कि सरेंडर किया जाए या नहीं। और फिर अमेरिका ने दूसरे बम हमले को जल्दी क्यों किया? स्रोत बताते हैं कि खराब मौसम का अनुमान था, इसलिए अमेरिकी सेना ने दूसरे हमले को 11 अगस्त की बजाय 9 अगस्त को ही करने का फैसला किया। तो 9 अगस्त को निशाना बना नागासाकी। ये शहर क्यों अहम था? नागासाकी भी एक बड़ा बंदरगाह था और औद्योगिक शहर था। खासकर मित्सुबिशी के शिपयार्ड और हथियार कारखानों के लिए जाना जाता था। आबादी करीब 2,63,000। इस बार बॉक्सकार नाम का B-29 था
और बम था फैटमैन। हाँ, और यहाँ भी एक मोड़ आया। असल निशाना कुकुरा शहर था। अच्छा, तो नागासाकी क्यों? क्योंकि कुकुरा के ऊपर आसमान बादलों और शायद धुएं से ढका था, इसलिए विमान को नागासाकी जाना पड़ा और बम शहर की इंडस्ट्रियल वैली में गिराया गया। तो क्या नागासाकी में तबाही हिरोशिमा जैसी ही थी या कुछ अलग? कुछ अलग थी। शहर की जो पहाड़ी बनावट है उसके कारण धमाके का असर कुछ हद तक सीमित रहा। हिरोशिमा जैसी भयानक फायरस्टॉर्म भी नहीं हुई। लेकिन नुकसान तो हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, मित्सुबिशी के कारखानों को भारी नुकसान पहुंचा और यहाँ 1945 के अंत तक करीब 60,000 से 80,000 लोगों के मरने का अनुमान है। और एक दुखद बात यह भी है कि इसमें कुछ मित्र देशों के युद्धबंदी भी मारे गए। हाँ, ये भी हुआ था। तो इन 2 बम धमाकों और साथ में सोवियत हमले के दबाव में आखिरकार जापान ने सरेंडर किया। 15 अगस्त को घोषणा हुई। हाँ, और सम्राट हिरोहितो ने अपने रेडियो भाषण में नए और सबसे क्रूर बम का जिक्र भी किया था। और इसके बाद शुरू हुई उन लोगों की कहानी जो बच गए। हिबाकुशा। हाँ, हिबाकुशा, बम हमले से जिंदा बचे लोग। उन पर जो लंबे समय तक असर रहा वो भी बहुत भयानक था। रेडिएशन सिकनेस, यानी विकिरण से होने वाली बीमारियां। क्या लक्षण थे इसके? भयानक जलन, बाल झड़ना, अंदरूनी खून बहना और बाद के सालों में कैंसर का खतरा बढ़ गया। इस पर आरईआरएफ नाम की संस्था ने काफी अध्ययन किया है। जन्म दोषों पर भी असर पड़ा। इस पर भी अध्ययन हुए। कुल मिलाकर कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखी, लेकिन जो औरतें प्रेगनेंसी के नाजुक दौर में भारी रेडिएशन का शिकार हुई थीं, उनके बच्चों में माइक्रोसेफेली मतलब छोटा सिर जैसी कुछ खास दिक्कतें ज्यादा दिखी गईं। और सामाजिक दिक्कतें भी थीं। हाँ बिल्कुल, समाज में भेदभाव का भी सामना करना पड़ा उन्हें। शादी ब्याह में दिक्कतें हैं, नौकरी में दिक्कतें। स्रोत कुछ खास लोगों का भी जिक्र करते हैं, जैसे वो व्यक्ति जो दोनों हमलों से बचे। हाँ, त्सुतोमू यामागुची, वो हिरोशिमा हमले से बचकर नागासाकी गए थे और वहां भी हमले का शिकार हुए। और कोरियाई लोगों का भी जिक्र है जो वहां मजदूरी कर रहे थे और हमले का शिकार हुए। उन्हें बाद में दोहरा भेदभाव झेलना पड़ा। तो संक्षेप में देखें तो ये स्रोत दिखाते हैं कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बिल्कुल आखिरी दिनों में परमाणु हथियारों का ऐसा इस्तेमाल हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। हाँ, इसने भयानक तबाही मचाई, लाखों जानें लीं और जापान के सरेंडर में एक भूमिका निभाई। हालांकि ये भूमिका कितनी बड़ी थी, इस पर आज भी बहस होती है। कुछ लोग मानते हैं कि शायद सोवियत हमले का डर ज्यादा बड़ा कारण था। हाँ, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं। ये बहस आज तक जारी है। क्या ये बम गिराना जरूरी था? क्या इससे वाकई लाखों और जानें बच गईं, जैसा कि समर्थक कहते हैं? या फिर ये गैर जरूरी और वहशी कार्रवाई थी, जैसा आलोचक मानते हैं? स्रोत दोनों ही पक्षों को सामने रखते हैं। और ये सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। इतिहास के ऐसे भयानक फैसलों की असली मानवीय और राजनीतिक कीमत क्या थी? क्या आज हम उन हालात को पूरी तरह समझकर इन फैसलों का सही मूल्यांकन कर सकते हैं, खासकर तब जब परमाणु हथियारों का खतरा आज भी दुनिया पर मंडरा रहा है? हाँ, इन सवालों पर गौर करना बहुत जरूरी है।